हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 होगा, जिसमें आपका कुल 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपका एमसीक्यू होगा और वो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। ये आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपका बिहार सीडीपीओ, बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी, जितने भी आपका बिहार के एग्ज़ाम है, या फिर आपका यूपी का जितने भी यूपी ट्रिपल एससी है, या फिर यूपी एसआई है, या फिर यूपी बीएड है, या यूपी पीसीएस है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड क्या है। हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो हमें अपने संघर्ष को जारी रखना है, किसी भी परिस्थिति में अपने हिम्मत को हारना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर यदि जुड़े हों तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21% अक्षय ऊर्जा स्रोत है आपका। ठीक है, ऐसे ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, जैसे सबका कुछ ना कुछ योगदान है। जैसे भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का जो योगदान है, तो उसमें आपका अक्षय ऊर्जा का 21% है, थर्मल पावर का 64% है, नाभिकीय ऊर्जा का 2% है और हाइड्रो पावर ऊर्जा का आपका 13% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये 2 है आपका, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? जानते हैं कि चैलेंजर गर्त जो होता है वो महासागर का सबसे गहरा गर्त होता है, चैलेंजर गर्त, और लगभग ये 11 किलोमीटर की गहराई यहाँ पे होती है। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र होता है और ये प्रशांत महासागर इसका आंसर हो जाएगा। चैलेंजर गर्त जो है मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो कैथी सुलीवान बनी है। ठीक है, कैथी सुलीवान उनका नाम याद रखेंगे, यहीं मरियाना ट्रेंच तक पहुंची थी। देखिए वहाँ पे तो पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, अब तक मतलब कुछ ही लोग हैं, 7-8 लोग ही हैं जो पहुँचे हैं। अभी हाल में पहुँचने वाली कैथी सुलीवान है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इमेज जो है आपका प्रशांत महासागर का। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये है आपका, वारणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वारणा तथा मूसी जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। कोई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वारणा, मूसी और कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। केवल वारणा मूसी ही नहीं है, कोयना और दूधगंगा भी इसकी सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये भीमा नदी है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के आसपास में तुंगभद्रा ये है, उसके बाद कृष्णा नदी, ये सब आकर के आपका ये किस में मिला हुआ है? तो कृष्णा नदी में आकर के, ये देखिए इधर भीमा आया, ये मूसी आया, ये सब आकर के आपका इसी में सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ और भी मरुस्थल है, जिनको हम देखें कौन कौन से मरुस्थल है। तो आपका ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी मरुस्थल है, गिब्सन है और सिम्पसन मरुस्थल है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी के साथ साथ मतलब ये सब भी आप लोग नाम याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफ में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसके बाद में सारे इसमें देखा जा सकता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, काली मिट्टी का विस्तार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। और ये किसके खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
ये काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? ठीक है, ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ये आप लोग याद करेंगे। ये 1935 के अधिनियम का ही अधिकांश हिस्सा जो है आज वर्तमान समय में हम अपने संविधान में देखते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यदि पूछता है तो 1909 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से 1919 अधिनियम, कुछ अधिनियम से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? ठीक है, गुलामी की दास्ता आप लोग याद रखेंगे। तो ये किस अधिनियम को दिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को ही गुलामी की दास्ता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी बोले थे कि ये अधिनियम जो है अंदर से खोखला है और ये गुलामी का दास्ता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हाथी था। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कह रहा है। 10 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो ये भाग 8 का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेशों के संसाधन से है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 क में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव संरक्षण जो है मौलिक कर्तव्य के, कि मौलिक अधिकार के, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, कि ए और सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के बीच आता है। आइए देखें इसके एक्सप्लेनेशन को। वन्य जीवों के सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। ठीक है, तो वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसीलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब जिस जानते हैं कि भारत के ये राष्ट्रपति थे और 5 सितंबर शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन के दिवस के अवसर पे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में है और ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर करवाया जाना इसका अनिवार्य होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर स्टार लगा लें और याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, और किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। ठीक है, तो विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकारी आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका गठन किसकी अध्यक्षता में कब किया गया था, तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल विधेयक, अन्ना हजारे का नाम जानते हैं, वो बहुत इस पे अनशन किए और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग मिल करके, लेकिन केजरीवाल जी तो बाद में दिल्ली के सीएम बन बैठे और अन्ना जी आज भी मतलब लोगों के हित में अपना आंदोलन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शहनाई, सरोद, बांसुरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पन्नालाल घोष जी काफ़ी फेमस आपका बांसुरी बजाते हैं और पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से, इस वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ और भी व्यक्ति हैं जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न। ठीक है, ये आपका उनका फिगर देख सकते हैं, ये पन्नालाल घोष जी हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का ये आपका लोगो है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण बस संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। लेकिन अभी देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, और ये युद्ध हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले, इसीलिए मतलब ये दोनों देशों को शांति के साथ मतलब समझौता करना चाहिए और शांति बरकरार रहे, क्योंकि इससे दोनों देशों को तो कुछ नहीं लेकिन आम नागरिक को इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो 7 भागों में विभाजित किया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये कौन कौन से भाग थे 7 भाग, तो दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर और निरीक्षक। ठीक है, यही मेगास्थनीज द्वारा विभाजित किया गया समाज के 7 भाग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897 में बेलूर मठ की स्थापना किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया और 1896 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी विवेकानंद कब किया था, 1896 ईस्वी में। और उनके द्वारा जो कुछ और जो संस्थापक है, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन किए थे, शारदा सदन की स्थापना रमाबाई की थी और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें और इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था। ये स्टार लगा लेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में पारित किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे।
कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल निम्नलिखित है। जैसे कि देखिए यहाँ पे शिशु वध प्रतिबंध पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगाई थी? वेलेजली ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग ने। अगर पूछता है शारदा एक्ट, शारदा एक्ट क्या होता है? तो काफ़ी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध तो एलन बरो के शासनकाल में लगाया गया था। देखिए इसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये है आपका पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका। और इन्होंने ही कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने 3 बार क्रमशः 1829, 1836 और 1837 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवाद का प्रखर समर्थक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका, ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पे जो शासन करने वाले जो शासक थे वो संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आरावेडु वंश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं संगम, संसु, तुलु, आरावेडु। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। कौन करते हैं? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है संगम, सुलु, ठीक है, और तुलु और आरावेड। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका संबंध तुलु वंश से था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखें। और ये देखिए यही है आपका विजयनगर साम्राज्य का मैप में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, तो मुगल शासक औरंगजेब थोड़ा सा अजीब टाइप का था ये, और सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछेगा जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को। और तथा उसके सूबों की संख्या जो कितनी थी? वो 20 थी। ठीक है, तो ये औरंगजेब का ये छाया चित्र है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा 26 से लेकर के और 50 तक का क्वेश्चन, वो पार्ट 2 में वीडियो में जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो जल्द ही हम आप लोगों को वो अवेलेबल करा देंगे। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह जो है झारखंड में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि मिलान सही नहीं है, तो चुआर जो है वो झारखंड का नहीं होता है। ठीक है, चुआर बंगाल का है। कुछ यहाँ पे विद्रोह है, जैसे यहाँ पे फकीर विद्रोह कहाँ का है? बंगाल का है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अहोम विद्रोह असम का है, बिल्कुल करेक्ट है। आपका चुआर कहाँ का हो जाएगा? तो आपका ये बंगाल का है, याद रखेंगे। और तेभागा विद्रोह कहाँ का है? ते भी बंगाल का है। और कुका विद्रोह पूछता है तो आपका पंजाब का है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का हमारा मतलब जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसे इसके एक्सप्लेनेशन को यदि देखें तो हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। हम जल्द ही आपको दूसरा इसका पार्ट अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।